प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। ट्रांसलेशन ऑटोमेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस उपकरण को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा विकसित किया गया है। यह अंग्रेजी भाषा के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का 11 भाषाओं में अनुवाद करता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने एक अद्वितीय उपकरण ट्रांसलेशन ऑटोमेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का निर्माण किया है, जो अंग्रेजी भाषा की सामग्री का 11 विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद करता है। यह टूल अंग्रेजी भाषा के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का 11 अलग अलग भाषाओं जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, असमिया तथा उड़िया में अनुवाद करता है। यह उपकरण जटिल सूत्रों, अंग्रेजी पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं, सरकारी दस्तावेजों तथा अंग्रेजी वीडियो का अनुवाद करने में सक्षम है और इसीलिए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और विकल्प सी इसका सही उत्तर था। दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। सिम वाइडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने इस नवीन एवं उन्नत सुरक्षा सुविधा का शुभारंभ किया है। यह फीचर केवल बैंक में पंजीकृत मोबाइल नंबर की सिम वाले उपकरण में ही कार्य कर सकेगा। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर है ऑप्शन सी। देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए योनो तथा योनो लाइट ऐप में एक नवीन एवं उन्नत सुरक्षा सुविधा सिम वाइडिंग का शुभारंभ किया है। इस प्लेटफॉर्म का नया संस्करण ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने में मदद करेगा। योनो और योनो लाइट ऐप सिम वाइडिंग फीचर के साथ केवल बैंक में पंजीकृत मोबाइल नंबर की सिम वाले उपकरण में ही कार्य कर सकेगी। इस ऐप के नए संस्करण का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ताओं को अपनी मोबाइल ऐप को अपडेट करना होगा तथा इन ऐप पर वन टाइम पंजीकरण प्रक्रिया को शुरू करना होगा। पंजीकरण करने के लिए बैंक पंजीकृत मोबाइल नंबर का सत्यापन करती है। योनो भारतीय बैंक द्वारा जारी एक एकीकृत डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। यह उपयोगकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की वित्तीय तथा अन्य सेवाओं जैसे हवाई यात्रा, ट्रेन, बस, टैक्सी बुकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग या चिकित्सा बिल भुगतान आदि तक पहुंच को सक्षम बनाता है। योनो को एंड्रॉयड या आईओएस दोनों प्रणालियों में एक स्मार्टफोन ऐप के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसे वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था और इसीलिए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और विकल्प सी इसका सही उत्तर था। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गिलगित जम्मू कश्मीर रियासत का भाग था जिसे प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों द्वारा शासित किया जाता था। वर्ष 1974 में पाकिस्तान ने अपना पहला पूर्ण नागरिक संविधान अपनाया, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तथा गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत के रूप में शामिल किया गया था। 1 नवंबर 2020 का दिन गिलगित बाल्टिस्तान में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी। पाकिस्तान ने विधि एवं न्याय मंत्रालय ने गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र, जिसे वर्ष 2009 से पूर्व उत्तरी क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, को देश के एक प्रांत के रूप में शामिल करने के लिए एक मसौदा कानून को अंतिम रूप दिया गया है। गिलगित जम्मू कश्मीर रियासत का भाग था तथा अंग्रेजों द्वारा प्रत्यक्षता शासित था। उन्होंने इसे मुस्लिम बहुल राज्य के हिंदू शासक हरि सिंह के पट्टे पर लिया था। 1 नवंबर 1947 को गिलगित बाल्टिस्तान की क्रांतिकारी परिषद नामक एक राजनीतिक संगठन ने गिलगित बाल्टिस्तान को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिए जाने की घोषणा की थी तथा 15 नवंबर को उसने पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा की। वर्ष 1974 में पाकिस्तान ने अपना पहला पूर्ण नागरिक संविधान अपनाया, जिसमें 4 प्रांतों पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान तथा खैबर पख्तूनख्वा सूचीबद्ध थे।
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तथा गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांतों के रूप में शामिल नहीं किया गया था। इसका एक कारण यह है कि पाकिस्तान अपने अंतर्राष्ट्रीय मामले को कमजोर नहीं करना चाहता था, जिसमें कश्मीर मुद्दे का समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार जनमत संग्रह के माध्यम से किया जाना चाहिए था। वर्ष 2009 में पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान आदेश 2009 में उत्तरी क्षेत्र विधान परिषद को विधानसभा में बदल दिया तथा उत्तरी क्षेत्रों को वापस गिलगित बाल्टिस्तान नाम दे दिया गया। गिलगित बाल्टिस्तान में 1 नवंबर 2020 का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। तात्कालिक सरकार ने घोषणा की कि इस क्षेत्र को अस्थायी प्रांत का दर्जा दिया जाएगा। नई दिल्ली दावा करता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का एक अभिन्न अंग है। वर्ष 1947 में भारत संघ में जम्मू कश्मीर के कानूनी, पूर्ण और अपरिवर्तनीय परिग्रहण के आधार पर नवीनतम रिपोर्ट पर निर्णय लेना अभी बाकी है। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही हैं, जबकि कथन 2 गलत है और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन बी। चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। ई रूपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह डिजिटल भुगतान का एक कैशलेस तथा संपर्क रहित माध्यम है। यह एक क्यूआर कोड या टेक्स्ट मैसेज स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर भेजा जाता है। इसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया है। प्रीपेड होने के कारण यह सेवा प्रदाता के लिए बिना किसी माध्यम की भागीदारी के समय पर भुगतान संभव बनाता है। केवल एक और 2, केवल 2, 3 और 4 उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। व्याख्या को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2021 को एक व्यक्ति तथा उद्देश्य विशिष्ट डिजिटल भुगतान समाधान ई रूपी का शुभारंभ किया है। ई रूपी डिजिटल भुगतान का एक कैशलेस तथा संपर्क रहित माध्यम है। यह एक क्यूआर कोड या टेक्स्ट मैसेज स्ट्रिंग आधारित एक ई वाउचर है जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर भेजा जाता है। उपयोगकर्ता इस निर्बाध एक मुश्त भुगतान तंत्र के माध्यम से अपने सेवा प्रदाता केंद्र पर बिना किसी कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के वाउचर की धनराशि प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से अपनी यूपीआई प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया है। ई रूपी के माध्यम से बिना किसी भौतिक इंटरफेरेंस के डिजिटल तरीके से लाभार्थियों तथा सेवा प्रदाताओं के साथ सेवा प्रायोजकों को जोड़ने का कार्य करता है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि लेन देन पूरा होने के बाद ही सेवा प्रदाता को भुगतान किया जाए। प्रीपेड होने के कारण यह सेवा प्रदाता के लिए बिना किसी मध्यस्थ की भागीदारी के समय पर भुगतान संभव बनाता है। इस प्रकार उपयुक्त सभी कथन सही है, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यटन मंत्रालय अपनी स्वदेश दर्शन योजना के तहत देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित कर रहा है। इको सर्किट तथा वन्यजीव सर्किट इस योजना के तहत विकास के लिए पहचाने गए 15 विषयगत सर्किटों में से एक है। स्वदेश दर्शन योजना के उद्देश्य में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से रोजगार सृजित करना, समुदाय आधारित विकास को बढ़ावा देना तथा गरीब समर्थित पर्यटन दृष्टिकोण को बढ़ावा देना शामिल है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। व्याख्या को देख लेते हैं। पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश में विकास के लिए पारिस्थितिकी पर्यटन की पहचान निके पर्यटन क्षेत्र के रूप में की गई है। पारिस्थितिकी पर्यटन का अर्थ प्राकृतिक क्षेत्रों की उत्तरदायित्वपूर्ण यात्रा से है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्थानीय लोगों के जीवन में सुधार होता है। पर्यटन मंत्रालय ने तदनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीतिक मसौदा तथा रोड मैप तैयार किया है। पर्यटन मंत्रालय अपनी स्वदेश दर्शन योजना के तहत देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित कर रहा है। इको सर्किट और वन्यजीव सर्किट इस योजना के तहत विकास के लिए पहचाने गए 15 विषयगत सर्किटों में से एक है। स्वदेश दर्शन योजना के उद्देश्यों में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से रोजगार सृजित करना है, समुदाय आधारित विकास को बढ़ावा देना तथा गरीब समर्थित पर्यटन दृष्टिकोण को बढ़ावा देना शामिल है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, अतः विकल्प जी इसका सही उत्तर होगा।